हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जिससे हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है और ऑप्शन में भी आता है। हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आता है और वो जो टॉपिक है वो है तुम्हारा द डीएनए। डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक साल क्वेश्चन आता है। चाहे तुम किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, डीएनए के ऊपर क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही। और डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से वीडियो करना जरूरी था। आज के बाद तुमको डीएनए के ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में आ जाएगा, तुमसे गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस तुमको शर्त ये है, तुमको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना होगा, तभी तुमको फायदा होगा। अदरवाइज अभी तुम इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। तो अब वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं तुमको कुछ बातें बता देता हूँ कि जो डीएनए है इसको हम कितने पॉइंट में पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ 8 से 10 पॉइंट के अंदर पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। और इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि 8 से 10 पॉइंट अगर जो तुम पूरे के पूरे एग्जाम में लिख के आओगे, तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा। अगर जो एक भी नंबर कट जाए, तुम इस वीडियो को आकर इस चैनल पे आकर सब्सक्राइब अगर उसकी हो तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी बात हम डीएनए के बारे में जानते हैं। अब देखो, डीएनए के बारे में सबको पता है कि जो डीएनए का मॉडल है, ये जो मैंने मॉडल बनाया है, जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये किसने बनाया था। तो सबसे पहले तो इस पर क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम को बनाया किसने था, ये जो मॉडल दिया था ये किसने दिया था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। पूरा जो डीएनए का मॉडल है वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब इस मॉडल के बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट होता क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है इसमें, तो सबसे पहले तुम देख रहे हो कि ये टर्म किया हुआ कुछ टर्म पॉइंट है। अब ये जो टर्म पॉइंट हुआ तो इसको एक टर्म बोलते हैं, ऐसे 2 टर्म, ऐसे टोटल बहुत सारे टर्म होते हैं डीएनए के अंदर, उन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो न्यूक्लियोटाइड, इसमें तुमको देखा होगा ये तो 3' 5' 3' ये देख रहे हो। अब देखो जहां से ये 3 स्टार्ट हुआ, देखो जहां से 3 स्टार्ट हो रहा है ये देखो, और एंड कहां पे हो रहा, 5 पे एंड हो रहा है। इसके बारे में जानेंगे कि स्टार्ट 3 से हो रहा है, 5 पे क्यों एंड हो रहा है, और 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 पे क्यों एंड हो रहा है, अपोजिट क्यों एंड हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे न्यूक्लियोटाइड, ये क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जानेंगे चेन, पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, माइनर ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स। और तुम सोच रहे हो कि इसमें मैंने बहुत सारे तो बॉन्ड बनाए नहीं, नाइट्रोजन बेस नहीं बनाए हमने। तो इन सब की चीजें के बारे में पढ़ेंगे टोटल 8 से 10 पॉइंट पे। तो इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। उसके बाद हम एक एक पॉइंट के ऊपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तुम सभी लोग सबसे पहले तो इस स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस चीज का, इस डायग्राम का, क्योंकि ये डायग्राम को काम आता रहेगा। इस डायग्राम को तुम अपनी पेज पे बना लो। जितना भी इस वीडियो में लिखेंगे कंप्लीट तुमको उतना लिखना है और उतना ही तुमको याद करना है, उतना ही तुमको याद करके रखना है हमेशा के लिए। तुमको कभी भी डीएनए के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा, चाहे तुम 10th का पेपर दे दो या फिर 11th का पेपर दे दो। ये आज हम पूरा इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है हमारा कि जो मॉडल डीएनए का है ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में हम ये आते हैं, तो हमारा डीएनए इसमें 2 चेन होती है। कौन कौन सी चेन होती है, दोनों चेन होती है। किस चीज की बनी होती है, दोनों न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। किससे बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। ये दोनों चेन किससे बनी होती है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। अब ये बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड होंगे, जब एक न्यूक्लियोटाइड होगा तब उसको सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, मतलब एक मोती की माला होगी तो उसको एक मोती बोलेंगे। लेकिन जब पूरी मोती की माला बन जाती है तो उसको माला बोलते हैं। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड होता है तो न्यूक्लियोटाइड होगा। लेकिन जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली मतलब बहुत सारे मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। कितने होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। और कितनी होती है, 2 होती है। तो एक चेन तुम ये देख रहे हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरी तो ये देख रहे हो। देखो ना डीएनए एक चेन ये पूरी है, एक दूसरी चेन ये है। तो ये दोनों चेन कैसी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है, तो ये तीसरा पॉइंट हम जानते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो ये जो देख रहे हो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है हमारी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हमारी चेन ये हो सकती है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स हो सकता है तुमने नाम ना सुना हो तो ग्रुप्स देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि ये जो हमारा डीएनए है तो एक तरफ उभरा हुआ है, जिधर उभरा हुआ है उधर हमारे होते हैं मेजर ग्रुप, और जिधर अंदर को धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो वही हमारा ग्रुप्स है, जो ऊपर को उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, और जो अंदर को धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप्स। तो इसके पास 2 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। और एक हर टर्म के पास एक ग्रुप्स होता ही होता है। तो टर्म कई सारे टर्म होते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं ये जो टर्म है, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये आपस में अरेंज कैसे है, ये मतलब रुकी हुई कैसे। ये तो सीधी होनी चाहिए थी, तो सीधी नहीं होती है, इसे टर्न कैसे है, तो इसके बीच में कुछ बॉन्ड आते हैं। कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, उसके बीच में कुछ बॉन्ड आते हैं, वो बॉन्ड इनको अटैच करके रखते हैं। अगर ये बॉन्ड नहीं होंगे तो ये टूट जाएगी और ये अलग हो जाएगी। तो सिंगल आरएनए जो होता है वो उसके बीच में बॉन्ड नहीं होता, वो सिंगल रहता है। लेकिन जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स में होता है। डबल हेलिक्स में वो कैसे रह पाता है, मतलब दोनों साथ में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड
बॉन्ड रहता है। वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो हमारा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ अटैच करते हैं उसके लिए हम अलग पॉइंट फिर से 5 पॉइंट जानेंगे, तो टोटल 10 पॉइंट के अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए हो सकता है आपको क्लियर हो। अब बात करते हैं 5 और पॉइंट्स के बारे में, तो उनके बारे में डिटेल जानते हैं और वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तब तक कितने पॉइंट तुम लिख लो, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। तो हमने पढ़ लिया 5 पॉइंट। अब बात करते हैं छठे पॉइंट से। अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को कहा था छठा पॉइंट से लेके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये पॉइंट तुम भूल के भी भूलना मत। तो ये 6 पॉइंट्स कौन सा हमारा? तो छठे पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के जो हमारे पॉइंट होते हैं इनके बीच में बॉन्ड होते हैं। हमने बताया था अभी बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके साथ में ये जो अटैच होते हैं किसके अटैच होते हैं? कुछ बेसेस अटैच होते हैं जिनको बोलते हैं अपन नाइट्रोजनस बेसेस। इनको बेस को क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अटैच होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है हमारे, यही नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? ये चारों नाइट्रोजनस बेस, 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। इन चारों के तुमको नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन सा होता है? सबसे पहला तुम्हारा ए होता है, टी होता है, जी होता है, सी होता है। ये हमारा है नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेस मैंने यहाँ पे नाम बताए तुमको, ये नाम तुमको याद रखने हैं। सबसे पहला जो ए है, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन। तो ये चारों के चारों नाम को याद रखने हैं, अपने दिमाग में सेट कर लो। ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी जी सी, ये चारों के चारों नाम तुमको ये चारों के चारों नाम हमको याद करने हैं और अपने दिमाग में सेट कर ले। अब देखो जो हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं, तो देखो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है हमारी, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है हमारी, इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड में हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं किनके किनके बीच में होते हैं? तो देखो ये जो ए और टी के बीच में बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में बॉन्ड होते हैं। अब तुम देख रहोगे, सोच रहोगे ए और टी के बीच में जो एडेनिन और थायमीन के बीच में जो डबल बॉन्ड है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये केमिस्ट्री वाले डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केमिस्ट्री वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इनको ये जो हमारा डबल हेलिक्स होता है इसको इतनी आसानी से नहीं ब्रेक किया जा सकता। इसलिए जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो डीएनए हमारा ये स्टेबल ज्यादा है डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में। इसलिए जो डीएनए है यही जनरेशन में जनरेशन ट्रांसफर होता है। इसी रीजन की वजह से कि इसको तोड़ना मुश्किल है, ये जो स्टेबल है और इसको इतनी जल्दी ये ब्रेक नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, डबल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड 3 होते हैं और ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा। यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो, यहाँ पे मार्क कर सकते हो स्टार मार्क की एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तुम्हारा। क्वेश्चन छठे पॉइंट से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट हमने देखो पता है वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ये हमने अभी पढ़ा। अब ये न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है? अब तुम सुनो, एक क्वेश्चन तुम सबको पता होगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब उसको एसिड क्यों बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक तो समझ में आता है कि न्यूक्लिक बॉन्ड है और सब राइबो शुगर होती है, इसमें सब पता है। लेकिन एसिड क्यों बोलते हैं? तो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए के अंदर जो होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर हमारा फॉस्फोरिक एसिड पाई जाती है, पेंटोस शुगर पाई जाती है और नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। ये 3 चीजें मिक्स करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसलिए जो हमारा डीएनए है उसको एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। और शुगर कौन सी पाई जाती है? पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब 5, पेंटोस का मतलब 5 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आईयूपीएससी बनाते हुए। तो पेंटोस का मतलब क्या होता है? 5 मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। तो 5 कार्बन वाली शुगर मतलब पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस कौन से? ये 4 नाइट्रोजन बेस, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन, ये चारों नाइट्रोजन बेस पाते थे। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखो हमने पूरा डीएनए बनाया है जहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा सारे न्यूक्लियोटाइड के बीच में पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनी है। अब एक न्यूक्लियोटाइड के बीच से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कोई बॉन्ड लगा होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड लगा होगा। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड क्या एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड ये 2 न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच में जो बॉन्ड लगा इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे हो गए तुम्हारे 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो 8 पॉइंट है हमने बताया ये तुमको दिमाग में सेट होना चाहिए, ब्रेन में सेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा के ऊपर। एक डेटा वाले पॉइंट हम बताते हैं। कुछ डेटा है हमारा जिसको तुमको डेटा याद करना है। डेटा में बहुत ज्यादा गलती होगी जो तुम भूल जाओगे, उसको मैं एक बता रहा हूँ। एक इसको रफ करने के बाद 3 पॉइंट और बचे हुए हैं जिससे तुम्हारा डेटा एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें हमको याद करना है डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है और लेंथ क्या होती है। ये पूरा हमको याद करना है कि छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक नंबर में आ जाएंगी, टिक ऑप्शन वाले में आ जाएंगी और तुमको याद रखना है क्योंकि यही चीजें भूलती है इंसान। बाकी ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया है और इसको ब्रेन में सेट कर लो अपने। अब हम कुछ डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और ये हर बार भूल जाते हैं बच्चे और इनके ऊपर गलती भी कर देते हैं जब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं या फिर
थ्योरी आती है तब भी भूल जाते हैं। तो अब ये डेटा है क्या, तो इस डेटा के ऊपर हम बात करेंगे जो, तो हमको पता है कि अभी हमने बात की जो नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजनस बेस, ये दो के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कमेंट बताओ जल्दी उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने। अब बात करते हैं जो नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस और दूसरे नाइट्रोजन बेस की जो डिस्टेंस होती है, मतलब ये जो हमारा डबल हेलिक्स तुमको दिख रहा है, तो नाइट्रोजन बेस यहाँ लगा होगा, फिर यहाँ लगा होगा, फिर पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी। तो एक न्यूक्लियोटाइड के और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं मीटर, कमेंट में बताओ जल्दी, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, कमेंट में बताओ। अगर फिक्स पड़े होंगे तो अभी तुमको पता होगा, कमेंट में जरूर कमेंट करो कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस है और दूसरे नाइट्रोजनस बेस की जो दूरी होती है वो हमारी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तुमको याद रखना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की दूरी। अब बात करते हैं जो हमारा ग्रुप्स होते हैं, अभी हमने पढ़े मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। तो देखो ये मेजर और एक मेजर, तो ये दो मेजर ग्रुप्स के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। वो कितना था, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम था नाइट्रोजनस बेस की दूरी। अब लेकिन एक मेजर ग्रुप, उसके बाद माइनर आया, फिर मेजर आया, तो दो मेजर ग्रुप की जो बीच की दूरी हुई, जो एक मेजर ग्रुप, इन दोनों मेजर ग्रुप की जो बीच की दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमारी हो गई मेजर ग्रुप की दूरी। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा डीएनए है पूरा, जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा बना रखा है। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को डायमीटर की जो बात करें तो क्वेश्चन अगर जो आएगा डायमीटर ऑफ डीएनए क्या होता है, तो वो होता है तुम्हारा 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में मिल सकता है, और अगर जो मीटर में ऑप्शन होगा तो तुमको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा था कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। कमेंट में तुमने कर दिया होगा, मैं जरूर चेक करूंगा और तुम्हारा रिप्लाई देखूंगा और तुम्हारा रिप्लाई में करूंगा तुमको। ठीक, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि जो हमारा ये जो ग्रुप्स हमने देख रहे हैं, जो हमारा टर्म दिख रहा है, तो देखो ये एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, ऐसे एक टर्म दूसरा टर्म, ये सारे टर्म होते हैं। तो जितने भी टर्म डीएनए में होंगे, तो एक टर्म के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो एक टर्म के अंदर नाइट्रोजनस बेस कितने प्रेजेंट होंगे, 10 टर्म होंगे। मतलब एक टर्म ये पूरा कंप्लीट हुआ, तो एक टर्म के अंदर डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, तो 10 प्रेजेंट होंगे। 10 मतलब नाइट्रोजन बेस कौन से, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, ये कितने होंगे, टोटल 10 होंगे एक टर्म के अंदर। एक टर्म के अंदर 10, दूसरे टर्म के अंदर 10, ऐसा पूरा टर्म जितना लंबा डीएनए होगा उतना ही टर्म उसमें, उतने ज्यादा उसमें नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा पूरा टोटल डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम का मीटर। अब तुम सोच रहे हो कि जो डायमीटर इतना बड़ा डीएनए होता है, 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर बहुत ज्यादा हो गया। लगभग जो ह्यूमन डीएनए की बात करूं तो लगभग 2 मीटर होता है, अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है, तो 2 मीटर लेंथ एक सेल में पाई जाती है। तो एक पूरी दुनिया की जितनी भी सेल होती है उनको निकाल लेंगे, तो इतना बड़ा डीएनए हमारे सेल के अंदर पाया कैसे, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे, तो हम सबको पता है कहाँ पे रहता है। हमको एक थोड़ी सी छोटी सी बात बता दे रहा हूँ मैं, कि जो डीएनए होता है, हमने सबको पता है कि डीएनए जो होता है सेल के अंदर पाया जाता है, किसके फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में पाता है। हमको सबको पता है कि जो हमारी सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ उलझे हुए धागे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब ये क्रोमेटिन जो होते हैं, इसको अगर हम सेल के बाहर निकालें तो एक क्रोमेटिन होता है, बहुत उलझा धागा होता है। अब उलझा धागा दो टाइप से होता है, कौन सा, एक पर जहाँ पे बहुत ज्यादा उलझा होता है उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोल देते हैं, जहाँ पे कम उलझा होता है उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे कंडेंस होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, उसी को अपन क्रोमोसोम बोल देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं। अब ये क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म है, लेकिन यूक्रोमेटिन क्या है, कम कंडेंस फॉर्म में, उससे अपन डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अपन डीएनए को निकाल सकते हैं। तो ये जो सेल के अंदर होता है पूरा पैक होता है डीएनए। कैसे पैक होता है ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, कि इतना बड़ा डीएनए एक छोटी सी सेल के अंदर कैसे आ सकता है, तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में। अब जब 11th क्लास में आ जाओगे तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा कैसे इसको पैक किया जाता है, इसके पीछे की क्या साइंस है। पैकिंग ऑफ डीएनए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा जो 11th क्लास वाले हैं उनके लिए। तो होप ये तुमको वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे और वीडियोस के किस टॉपिक को तुमको नहीं समझ आ रहा उसको इजी वे में समझाने की पूरा ट्राई करूंगा। ये मैंने टोटल 12 पॉइंट लिखा है, 12 पॉइंट लिखा है, 12 पॉइंट तुमको याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।